नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। ग्रैंड न्यूज का ये विशेष कार्यक्रम है मानवता जीवन का सार, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लोगों से जो पर्यावरण, पशु प्रेमी और मानवता की दिशा में बहुत उन्नत किस्म की काम कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज पहले हमारे जो मेहमान है वो बहुत खास है, क्योंकि ये रायपुर में एक टीम चलाते हैं जिसका नाम है रायपुर एवेंजर्स, जो बहुत सारे एनजीओ के मेंबर्स इनसे जुड़े हुए हैं और 3 तरह के कार्य ये लोग करते हैं। कौन कौन से कार्य हैं हम इनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका काम कितना कुछ आगे चलकर प्रभावशाली होने वाला है और बेहतर समाज की दिशा में और क्या कुछ ये लोग बदलाव लाना चाहते हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समीर बेंसियानी जी हैं और दीपक सिन्हा जी है। दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, समीर जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि कैसे विचार आया आपको कि इस ढंग की टीम आपको बनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कार्य हम लोग 2009 से कर रहे हैं। जब हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे तो हमारे एक सर है विपिन बारबुदे जी, उन्होंने हमको प्रेरित किया था कि हमको जो जीवन जीना है वो पशुओं की तरह नहीं जीना है, मनुष्यों की तरह जीना है। अगर हमें जीवन मिला है तो हमें उसके किसी और के लिए सदुपयोग करना है, किसी और के लिए अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। तो उस समय शुरुआत हम लोगों ने की थी जल संरक्षण से और ब्लड डोनेशन से। बाद 2009 की उस टाइम हम लोगों ने छोटे छोटे पॉम्पलेट्स अपने कॉन्ट्री करके बनवाए थे और शहर में डोर टू डोर लोगों से जाकर के मिलते थे जल संरक्षण के लिए। 2009 और आज आप देख रहे हैं 2024, कहीं ना कहीं पानी की बहुत ज्यादा किल्लत बढ़ चुकी है और आगे भी बढ़ेगी। तो उस समय हम लोगों को अवेयर कर दिया गया था कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं पानी की बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है। तो जो गवर्नमेंट्स के पाइप खुले रहते हैं उसके लिए हम लोगों से शिकायत करते जाकर के कि गवर्नमेंट में कि प्लीज पाइप फटा हुआ ऐसे पैक कर दीजिए। कहीं टोटी खुली होती थी तो हम उस टोटी को लगा देते थे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप बढ़े ब्लड डोनेशन की ओर। हम लोगों से जा करके अपील कर रहे थे कि ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि विज्ञान कितना आगे जा चुका है लेकिन वो आज तक के ब्लड नहीं बना पाया है। तो जो ब्लड होता है वो मनुष्य से ही मनुष्य को जाता है, इसलिए हम लोगों को फिर ब्लड डोनेशन के लिए हम लोगों ने लोगों को प्रेरित किया। तो ये शुरुआत हमारी 2009 से हुई है, फिर लगातार धीरे धीरे अलग अलग सेवाओं में आगे बढ़ती गई है। जी, 2009 से। लेकिन ये शुरुआत जो मैं आपका देख रहा हूँ कोविड के समय आपने शुरू किए, और कैसे मन में विचार आया? क्योंकि कोरोना का समय था और इसने विपरीत परिस्थिति के बीच में आपने एक टीम बनाई और उसको संचालित भी किया। कैसे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे घर वालों का होता है कि इस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमें घर से बाहर निकलने दिया और उन्होंने खुद से कहा कि यह समय आपको सेवा करने का। बाहर निकलने का अर्थ ये नहीं है कि आपको घर से बाहर निकल के घूमना है। हम अलग अलग सेक्टर्स में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोविड के समय में कोई फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था, कोई ब्लड प्रोवाइड कर रहा था, कोई पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहा था, बेड्स प्रोवाइड कर रहा था। ऐसी अनगिनत सेवाएं थी। जैसे ही कोविड की फर्स्ट वेव अंतिम की चरण की ओर थी, तब तक कि हम सभी अपने अपने सेक्टर्स में हम सभी ने बहुत ज़्यादा सेवाएं दी थी। लेकिन जैसे ही वापस कोविड का प्रकोप बढ़ रहा था तो हमारे टीम के 7 से 8 हम जो मेंबर्स हैं, हम सब आपस में कोऑर्डिनेट किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। उस मीटिंग में हम लोग 9 लोग थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक पॉम्पलेट बना करके पूरे रायपुर में वायरल किया जाए, और जिसे जो भी सहायता होगी, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को इंजेक्शन की ज़रूरत है, किसी को बेड की ज़रूरत है, किसी को ब्लड की, किसी को फूड की, किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके शव एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहे थे। किसी के शव मेडिकल से, इंस्टीट्यूट से, हॉस्पिटल से शमशान घाट तक नहीं जा पा रहे थे। तो फ्यूनरल का भी अरेंजमेंट करना ये हमारी टीम कर रही थी। तो हम लोगों ने एक पॉम्पलेट बनाया और उस पॉम्पलेट में अलग अलग सेवाएं डिस्ट्रीब्यूट कर दी और अलग अलग हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर्स में डिवाइड कर दिए कि अगर आपको ये सेवा चाहिए तो इसे कॉन्टैक्ट करें, ये सेवा तो उसे कॉन्टैक्ट करें। ये बात कहीं ना कहीं प्रशासन को पता चली। हमारी मीटिंग प्रशासन के साथ हुई। हमें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिला रायपुर प्रशासन का, रायपुर नगर निगम का, रायपुर पुलिस का। उसमें प्रशासन ने हमारे साथ एक एक नोडल अधिकारी हमको दे दिए जी। और अगर मान के चलिए कि मैं अगर एम्बुलेंस की सेवा देख रहा हूं तो गवर्नमेंट का एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसा एम्प्लॉय जो उसमें हमारी मदद कर सकता है, उन्होंने हमको एक हर सेक्टर में अपॉइंट कर दिया। इवन उन्होंने एडिशनल कमिश्नर लेवल तक के अधिकारियों को हमें अपॉइंट किया कि आपके साथ ग्राउंड लेवल में काम करेंगे।
तो हमारा जो पॉम्पलेट बन गया, हमारी टीम रायपुर एवेंजर्स बन गई। हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी टीम का नाम क्या रखें, तो हमको समझ में आया कि हम अलग अलग सेक्टर्स में सारी सेवाएं देने वाले एक प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, तो हमने उसका नाम रायपुर एवेंजर्स रख दिया। और ये रायपुर एवेंजर्स नहीं, ये टीम रायपुर एवेंजर्स है। टीम रायपुर एवेंजर्स इसीलिए क्योंकि इसमें अलग अलग समाज सेवी संस्थाएं सारे मिल करके हमने एक टीम बनाया। हमने इसे रजिस्टर्ड नहीं कराया सकता, हम इसे रजिस्टर्ड भी नहीं करा सकते, क्योंकि एक तरीके से देखें तो आप एक महासंघ है कि जितनी भी अलग अलग संस्थाएं सब मिलके एक साथ एक प्लेटफॉर्म में काम कर रही है। तो इसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसमें कोई सेक्रेटरी नहीं है, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, इसमें हम सभी मिल करके काम करते हैं। उसके बाद ये पॉम्पलेट पूरे रायपुर में वायरल हो गया, जिसमें रायपुर पुलिस, रायपुर प्रशासन, स्मार्ट सिटी, रायपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हमारी टीम, हम सब ने मिलकर इसमें बखूबी बहुत ज्यादा अच्छे से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई। और उसके बाद हुआ ये कि जैसे ही कोविड का अंत हुआ, हम सब ने कोविड में विजय प्राप्त की, तो कहीं ना कहीं हर किसी की यही डिमांड थी कि इस ग्रुप को बंद न किया जाए, इस ग्रुप को कंटिन्यू किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने उसमें से कोविड हटा करके रायपुर एवेंजर्स को कंटिन्यू किया और आज हमारी टीम आपके सामने है। जी दीपक सिन्हा जी, कोरोना का वो समय बहुत ही विपरीत था, आपको भी पता है। और ऐसे समय में आप जब पूरी टीम निकल के बाहर, क्योंकि सब तो घर में ही बंद थे, उस समय कोई हुआ था कि आपके टीम मेंबर्स को किसी को कोरोना हो गया, आप काम करते करते आपको डर नहीं लगा उस समय? देखो ऐसा कि उस टाइम जब कोरोना चल रहा था तो हमारे टीम मेंबर में भी कई लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार कभी नहीं मानी। वो अपना इलाज कराया, जो उस टाइम वैक्सीनेशन हो रहा था वैक्सीनेशन लगवाया। उसके बाद ठीक होने के बाद फिर वो कुछ दिनों में अपने मतलब फिर से उसी फील्ड में निकल गए, लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि देखो घर में यही सिखाया गया है, या जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि लोग बाहर तो अपना प्रॉब्लम है ही, लेकिन बाहर जितनी भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं। वो कुछ लोग में ही ये जो रायपुर एवेंजर्स की टीम है, जो ग्रुप ऑफ एनजीओस है, वो इसमें अपना पूरा सेवाएं दे रहे थे जी। वहां से लेके अच्छा ये बताइए मुझे कि शुरुआत में जो आपने कोरोना के समय, क्योंकि उस समय तो लोग भी घर के अंदर बंद थे, तो उस समय आपके साथ कितने लोग जुड़े थे और अब 2024 में खड़े हैं हम लोग, बहुत कितने क्वेश्चन है। उस समय हम लोग हर किसी को बाहर निकलना अलाउ नहीं था, आपको ही पता है। और कहीं ना कहीं अगर हम सब निकलते तो नियमों कानून का उल्लंघन होता। तो हम लोगों ने पहले सब लोगों से टेली कम्युनिकेशन किया और हम लगभग अपना सारा काम टेली कम्युनिकेशन जूम के थ्रू ही करते थे। जरूरत पड़ने पर ही हम सभी बाहर निकलते थे। और जब हमको आदेश ऊपर से प्रशासन से आता था, पुलिस प्रशासन से, चाहे वो नगर निगम हो या स्मार्ट सिटी हो, कि आपको बाहर निकलना है, आपको सेवाएं देनी है, उस टाइम हम निकलते थे। और कहीं ना कहीं हमको अधिकृत किया गया था इनडायरेक्टली इन चीज़ों के लिए कि इमरजेंसी होने पर आप बाहर निकल सकते हैं इन सेवाओं के लिए। हमारी गाड़ी रजिस्टर्ड नंबर हुआ था कि ये गाड़ियाँ निकल सकती बाहर, लेकिन सिर्फ जेन्युइन रीजंस के लिए। और अच्छी बात यह है कि किसी भी मेंबर ने इसका मिसयूज नहीं किया। जैसे खाना बांटने 2 टाइम हमको जाना होता था, हमारा स्मार्ट सिटी इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम के पास हमारी एक ऑफिस हुआ करती थी। हम लोग वहां से सब खाना डिस्ट्रीब्यूट करने निकलते थे। तो हम कभी भी एक जगह एकत्रित नहीं होते थे। हमको जब मजदूर यहाँ से जो अपने अपने गांव पलायन कर रहे थे, सबको अपनी जगह जाना था, तो सबको कहीं ना कहीं एक जगह पे संग्रहित करना होता था। तो सबसे पहले हम अपने टेली कम्युनिकेशन करते थे, डिस्ट्रीब्यूट होते थे कि किसको कहाँ कलेक्ट होना है। लोगों को चप्पल नहीं थे, हम लोगों तक चप्पल पहुंचाते थे। अलग अलग थानों के पास जाकर के उनको खाने पहुंचाते थे, क्योंकि एक जगह कहीं ना कहीं लेबरों का जमावा होता था, उनको हमको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना था। तो हम सारे टेली कम्युनिकेशन जुड़ते थे। और लगभग उस समय हम लोगों ने जब 9 लोगों ने स्टार्ट किया, हमारी टीम बढ़ते बढ़ते उस समय लगभग 30 लोगों की थी और आज हमारी टीम लगभग 70 to 75 लोगों की है। इसमें एक्टिव मेंबर्स एनी टाइम 25 to 30 लोग होते ही हैं। शुरुआत आपने 9 लोगों से की थी? जी जी जी। वहां से लेके शुरुआत में तो आपने चलो मानवता के लिए काम किया, क्योंकि कोरोना ने सबसे ज्यादा इंसानों पर ही प्रभाव डाला। और उसके बाद आपने 3 सेक्टर में काम करना शुरू किया। एक तो आपने लोगों की मदद करना शुरू किया, दूसरे आपने पर्यावरण से साफ सफाई, प्रकृति को बचाने के लिए, दूसरा पशु पक्षियों के लिए। जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2009 से यही दिमाग में था कि हमको सबसे पहले प्रकृति के लिए, दूसरा मनुष्यों के लिए और तीसरा पशु पक्षियों के लिए, इस 3 सेक्टर में काम करना है। क्योंकि हम जब हमारी आंखें खुलती है तो हमें सबसे पहले ये चीज दिखाई देती है, मनुष्य, प्रकृति और जीव जंतु जी। तो उसी समय से ये मन में था कि हमको इन तीनों के लिए काम करना है। अगर इसको मैं अलग अलग डिवाइड करूं तो पहला, अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो जीव जंतुओं को डेली फीड्स करवाना, उनको खाने देना।
जैसे आप रिंग रोड्स में देखेंगे उनको डेली खाना नहीं मिल पाता है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ उनको डेली खाना नहीं मिलता है। एनिमल्स को फीड करवाना, अगर कोई एनिमल एक्सीडेंटल है उसका ट्रीटमेंट करवाना, अगर किसी एनिमल के साथ क्रूरटी हो रही है, उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो उन जानवरों को भी इंसाफ दिलाना, क्योंकि इंसानों को इंसाफ दिलाने के लिए हर कोई खड़ा होता है, लेकिन जानवरों को इंसाफ दिलाने के लिए हर कोई खड़ा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा थानों के यहाँ वहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी जानवर के साथ ज्यादती कर रहा है, उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है, तो हमारी टीम जा करके उसे रेस्क्यू करती है, अपने शेल्टर रख लेकर के आती है, जो भी हमारे टीममेट्स के शेल्टर्स है या शहर में जो भी शेल्टर्स है या अपने घर में या हमारे पास कोई खंडर है या हमारी साइट्स है, हम वहाँ उनको रेस्क्यू करके रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको वापस छोड़ देते हैं। कुछ समय पहले की बात है, नया रायपुर में एक कैमल ऊंट को उसके घुटने की हड्डी टूट गई थी, उसे वहां छोड़ करके चला गया था। हमारे पास कांटेक्ट आया, हमारी टीम वहां गई, उसमें जोन 10 नगर निगम ने हमारी बहुत सहायता की, उन्होंने गाड़ी भेजी, उन्होंने हमारे साथ लोग भेजे, फिर हमने वहां एनआरडीए से कांटेक्ट किया, एनआरडीए के लोगों ने हमारे साथ कुछ टीम भेजी, हम सभी ने उस कैमल को रेस्क्यू करके जिला प्रशासन रायपुर में लेकर के आए अस्पताल में, वहां उसका शाम तक ट्रीटमेंट चला, फिर हम उसे अपने शेल्टर लेकर के चले गए जी। तो एनिमल्स के लिए जो भी हमारी टीम कर सकती वो करती है। जैसे बर्ड्स हो गए, उनको डेली फीड करवाना, उनका ट्रीटमेंट करवाना, रोड एक्सीडेंट में काउज होती है या कहीं बच्चे का जन्म होता है तो माता पड़े रहती है, बच्चे पड़े रहते हैं, तो उनको एक साफ सुथरी जगह में लेकर जाना, उन्हें कुछ अच्छा प्रोवाइड करना, ये हो गया एनिमल सेक्टर्स की बात। आगे आती है प्रकृति की बात। तो वृक्षारोपण करना सिर्फ प्रकृति से प्यार करना नहीं होता है, वृक्षारोपण करने के बाद उस पेड़ को पालना होता है। कुछ लोग होते हैं कि पेड़ को लगा चले जाते हैं, लेकिन हमारा मकसद होता है कि हमने जिस पेड़ को लगाया हम उसे पाल पोस कर बड़ा करें। पेड़ लग तो चुका है लेकिन उसे हम कटने से भी रोकते हैं। अगर कहीं पेड़ को काटा जा रहा है, ऐसी जगह जहाँ प्रदूषण से मिट्टी प्रदूषण या जल प्रदूषण, हम उन चीजों को भी रोकते हैं। इसी के साथ हम आते हैं साफ सफाई की ओर। हमारी टीम सफाई के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के क्लीनिंग के लिए अवेयरनेस करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपने देखा है, उसे हमारी टीम ने क्लीन किया है। आप तहसील ऑफिस जा सकते हैं, उसे हमारी टीम ने क्लीन किया है। टाउन कंट्री प्लानिंग आपने देखा, उसे हमारी टीम ने क्लीन किया है। तो चाहे सरकारी संस्थान हो, व्यक्तिगत हो या प्राइवेट हो या किसी भी व्यक्ति का कॉम्प्लेक्स हो, हम उनसे परमिशन लेकर के उस जगह को साफ सुथरा करके उस जगह को डेकोरेट करके हम वृक्षारोपण करते हैं। तो ये हमारा प्रकृति के लिए प्यार है। और जब बात आई थी हसदेव की, तो हसदेव जंगल जब काटा जा रहा था तो सबसे पहले हमारी टीम वहां पहुंची। हम लोगों ने वहां लोगों से मिले, उनकी बात लोगों तक निकाली, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक उनकी आवाज पहुंचाई हम लोगों ने। उसके बाद लोगों ने वहां जाना चालू किया और कहीं ना कहीं हम उस अभियान के साथ जुड़े। हमने रायपुर में उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, हम लोग बहुत सारे उसके लिए प्रोग्राम्स किए और कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमारे सामने आया। तो ये है हमारा प्रकृति के लिए प्रेम जी। अब बात करते हैं मनुष्यों की, तो मनुष्यों के किसी को एजुकेशन की जरूरत है, किसी को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो रोड में सोया हुआ उसका कोई नहीं है, या ऐसा व्यक्ति जो शरीर से अपंग है लेकिन उसका कोई नहीं है, या ऐसा व्यक्ति जो एक्सीडेंट में घायल हो चुका है और उसका कोई नहीं है, तो हमारी टीम उसकी मेडिकल से लेकर के उसके रहने से लेकर उसके खाने तक की हर व्यवस्था हमारी टीम करती है जी। दीपक सिन्हा जी, मैं यही समझना चाहूंगा कि इतना नेक काम आप लोग कर रहे हैं। हम कई बार रास्ते पे चलते देखकर भी चीजों को अनदेखा कर देते, जैसे कोई जानवर घायल अवस्था में है उसको भी, तो किस ढंग से संपर्क आप लोगों से लोग करते हैं कि कैसे संपर्क सूत्र कैसे आप तक के चीजें पहुंचती हैं कि यहाँ पर ये घायल अवस्था में है? संपर्क सूत्र की बात करें तो सबसे पहले जो कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम में कॉन्टेक्ट्स इतने बढ़ चुके थे कि लोगों के और कंटिन्यू कॉल आ ही रहा था हमारे पास। उसके बाद जब रायपुर कोविड एवेंजर्स था, जब वो रायपुर एवेंजर्स हो गया तो उसके बाद भी लोगों के पास कॉन्टेक्ट नंबर थे। कभी भी हम कहीं भी अगर कुछ सफाई का अभियान कर रहे हैं या एजुकेशन के लिए कहीं कुछ अभियान कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार के अभियान कर रहे हैं ना, तो उस टाइम हमारा जो नाम और हमारे कॉन्टेक्ट लोगों तक ऑलरेडी ऐसी पहुंच चुका होता था। फिर उसके बाद अगर कहीं किसी को दिख रहा है इस टाइप का चीज, जो अगर पशु पक्षी हो, कहीं पे कुछ पशु अगर कहीं पे पीड़ित हो या एक्सीडेंट हुआ हो कहीं पे, या कहीं पे किसी प्रकार की असुविधा हो रही होगी लोगों को, तो वो हमसे कांटेक्ट जरूर करते हैं इन सब चीजों के लिए जी। आपने इतने लंबे समय से इस चीजों में ध्यान दिया है, आपका अनुभव क्या कहता है? कौन सी वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी हो? ऐसा कोई मोमेंट आप हमसे शेयर करना चाहें जो सबसे ज्यादा आपको यादगार रहा हो?
देखिए ये जो मोमेंट होता है, हर एक मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पहले तो हम भगवान से ये दुआ करते हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी को हमारी ज़रूरत पड़े। हम नहीं चाहते कि कोई शिक्षा के लिए तरसे, हम नहीं चाहते कि कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए तरसे, हम नहीं चाहते कि कोई पशु पक्षी रोड में पड़ा रहे, हम नहीं चाहते कि कोई बुजुर्ग रोड में पड़ा रहे। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि किसी को ज़रूरत ही ना पड़े, सब स्वस्थ रहें, सब अच्छे से रहें, सबके घर में छत हो। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा सेवा का मौका मिलता है तो ज़िंदगी में इससे खुशी की बड़ी बात कुछ भी नहीं होती है। और जब इसके लिए आपको आपके घर से इंस्पिरेशन मिलता है, आपके घर से आपको बढ़ावा मिलता है ना, तो ये खुशी दुगनी हो जाती है। क्योंकि माँ बाप की भी इच्छा यही होती है कि अब पैसा जिंदगी में कमाने के बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन पुण्य कमाने के और किसी की मदद करने का मौका हर बार नहीं मिलता है। और जब आपको मौका मिले आप आगे जाइए। देखिए, जब रात को 1 बजे 2 बजे फ़ोन आता है, तो अभी मैं मैरिड हूँ, मैरिड के पहले की बात है, तो उस समय कहीं ना कहीं पेरेंट्स अप्रिशिएट कर रहे थे इन चीज़ों को कि बेटा उठो और जाओ। हम तो उठते ही थे, लेकिन कभी 2 बज गया 2:30 बज गया तो मेरे डैड मेरे साथ चलते थे। एक बार की बात है, एक डॉग के मुंह में डब्बा फंस गया था, तो हमको फ़ोन आया कि जाना है। बात थी मेकाहारा के पास की, रात के लगभग 11:30-12 बजे होंगे। उस डॉग के मुंह से डब्बा निकालते निकालते हमको लगभग 1-1:30 बज गया होगा जी। उस पूरी ड्यूरेशन में मेरे पिताजी मेरे साथ में थे। कभी रात को जरूरत पड़ती किसी को ब्लड के लिए, तो मम्मी पापा अप्रिशिएट करते कि उठो बेटा जॉब को जाना है। उसके बाद जब शादी के बाद की बात आई, तो कहीं ना कहीं वाइफ को पता था कि सोशल एक्टिविटीज़ है, तो अब जब मेरा फ़ोन बजने से पहले मैं पिक करूँ, उससे पहले उसका याद है कि आपका फ़ोन आया है। तो आपको कहीं ना कहीं जब घर से चीज़ें मिलती ना, तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम दिवाली में सेल्फ कॉन्ट्री करते हैं और बच्चों को नए कपड़े बांटते हैं जी। नए कपड़े बांटने का मतलब ये होता है कि जो रोड में मूर्तियाँ बेचते हैं, पूजे के सामान बेचते हैं, जो एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, हम उन तक मिठाइयाँ, छोटी सी बिना प्रदूषण वाले ऐसे छोटे छोटे फटाके और नए कपड़े हम उन तक प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जी। सेल्फ कॉन्ट्री की बात की, आपकी टीम तो इतनी बड़ी होती जा रही है दिन ब दिन, तो यहाँ फंडिंग कैसे होती है आपकी टीम? देखिए, फंडिंग सोशल मीडिया के माध्यम से होती है। अगर सपोज आपके थ्रू आज आपको पता चल गया ये काम है, कल आपको कोई नीडी दिखेगा, हमसे संपर्क करेंगे, हमको पता चलेगा कि उसके लिए 50,000 60,000 रुपए मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो हम उसे सोशल मीडिया में डालेंगे और डायरेक्ट अकाउंट हम उन पेशेंट के परिजन के डालेंगे। जैसे उनके पास जो कॉन्टेक्ट जानी होगी जाएगी, या अगर कोई ऐसे हैं गाँव से जिनके पास कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, हम अपने पास उसके पैसे कलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट डॉक्टर से जाकर के हॉस्पिटल में जाकर के उनको पैसे, फूड, दवाइयाँ जो भी जरूरत होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं जी। दीपक जी, बुजुर्गों की जब बताती है तो आज भी कई वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, आप लोग भी मदद करते हैं, तो कौन कौन सी सुविधाएं आप देते हैं? जैसे कोई जिनका कोई अता पता नहीं, उनके परिजन कौन है, ऐसे अगर मिलते हैं तो उनके लिए क्या कुछ आप लोग सुविधा देते हैं? देखो, बुजुर्गों की सेवा मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी सेवा है। अच्छी खासी पुण्य मिलती है उनकी सेवा करने से। अब रही बात, यहाँ कई वृद्धाश्रम है, हम कभी भी मौका मिलता है वहाँ जाने का, जैसे हमारी टीम मेंबर्स में जितने भी हैं उनके कभी जन्मदिन आते हैं जी, उस अवसर पर वो चले जाते हैं, या अगर लगता है कभी हमको जाना चाहिए वहाँ कुछ सेलिब्रेट करने या कोई त्यौहार सेलिब्रेट करने, तो हम वो जरूर वृद्धाश्रम जाते हैं, उनके साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, ताकि उनको खुशी मिले और उनको जो खुशी मिल रही है उनसे हमको खुशी मिलती है उस चीज से जी। बच्चों की पढ़ाई की बात आती है, आप लोग भी मदद करते हैं उसमें, तो कैसे कैसे आप लोग डिफाइन करते हैं कि क्योंकि आजकल धोखाधड़ी का जमाना है, तो आप लोग कैसे जज करते हैं कि ये सही में मदद करने लायक है या नहीं है? हमारे पास कोई केस आता है तो सबसे पहले हम उस स्कूल में जाते हैं, उस बच्चे की हिस्ट्री, उस बच्चे का प्रेजेंट चेक करते हैं और उसकी 2 कंडीशन हम चेक करते हैं। पहला, वो एजुकेशन में कैसा है, अगर एजुकेशन में बहुत अच्छा है तो हम उसका लास्ट जो रहता है पे रिकॉर्ड चेक करवाते हैं स्कूल से, और स्कूल से हमें इस चीज़ों में बहुत सहायता मिलती है कि जो उनकी पहले की पेमेंट हुई है फीसेस, वो कितने ड्यूरेशन में हुई है, टाइम टू टाइम हुई थी कि नहीं हुई थी, या हर बार उनको सेम प्रॉब्लम आती है। फिर हम बच्चों के परिजन से मिलते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हमको एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, क्लियरिफिकेशन मिल जाता है स्कूल के थ्रू कि बच्चे की एजुकेशन जो उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, उनके पेरेंट्स जेन्युइन है या नहीं है। और हम कभी भी फुल फीस पेड नहीं करते हैं, और हम फीस जो भी रहती है स्कूल में पेड करते हैं। कभी किसी की 20,000 25,000 अगर रिमेनिंग है
तो हम उसमें 5 से 7 हजार रुपये जो कंट्री होती है हम उसमें जी, अपना जी। डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, क्योंकि अगर हम एक सब लोग के लिए करेंगे तो हमारे पास उतनी फंड होती नहीं है। जी। हमारी फंडिंग भी किस तरीके से होती है, अगर कल आप भी हमें ज्वाइन करेंगे और हमें पता चलेगा कि अगर आपका बर्थडे है तो हम आपसे कहेंगे कि भैया हमको पार्टी मत दो, हमारे 500 रुपये हमको कॉन्ट्रीब्यूशन दे दो। जी। आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो 500 प्लस 500 1000 रुपीज हमारे में अपने कॉन्ट्री दे दो। तो हम सेल्फ कॉन्ट्री इस तरीके से करते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी के घर कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है तो हम कहते हैं कि हमको पार्टी मत दो, वो केक नहीं कटाना है, आप इस हमारे ग्रुप में कॉन्ट्रीब्यूशन डाल दो, हम उससे किसी जरूरतमंद का भला करेंगे। इतने बातचीत के बाद भी कंट्रीब्यूशन की ही बात आ रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सरकारी बहुत सारी योजनाएं चलती है, तो कभी आपने मांग नहीं की कि हमारी टीम ऐसा ऐसा काम करे तो हमें भी फंडिंग दीजिए? सरकारी योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए एक एनजीओ को उस लेवल तक जाकर के एप्लीकेबल होना पड़ता है जी। तो यहाँ पर हम एनजीओ में फंडिंग की बात तो हटा देते हैं। अब सेकंड, अगर हमको कहीं मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है तो चाहे वो विधायक निधि से हो, पार्षद निधि से हो या मुख्यमंत्री निधि से हो, तो हम उसके लिए पहले ट्राई करते हैं आयुष्मान कार्ड उस पेशेंट के पास है या नहीं, उस पेशेंट के पास बीपीएल कार्ड है या नहीं। अगर उस पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड है और उसका इलाज अगर 70,000 रुपए तक का है लेकिन एक्चुअल में से 1 लाख रुपए लग गया है तो 30,000 रुपए हम ट्राई करते हैं सबसे पहले डॉक्टर से जितना हो सके उतना कम करवा लें। अगर उसका 20,000 रुपए बच रहा है तो हम ट्राई करते हैं कि अगर विधायक निधि से अगर उसका कुछ भला हो जाए तो हम वो ट्राई करते हैं। और अंतिम चरण होता है हमारी सेल्फ फंडिंग। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि जहां से जितना जो सरकारी योजनाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, चाहे मुख्यमंत्री की हो, स्टेट से हो, सेंटर से हो, वो सुविधा हम उन तक प्रोवाइड करवा दें। और उसके जब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हम ट्राई करते हैं बच्चों को कि वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने से एक स्टेप पीछे होते हैं। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि अभी आप एटलीस्ट एडमिशन तो लीजिए, बात का बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही बाय प्रोफेशन हम सिविल इंजीनियर है, हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है जी। तो हमारी साइट्स में जो लेबर के बच्चे होते हैं हम प्रायोरिटी रहती है कि हम उनको एजुकेशन उसी जगह में दें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टेबल नहीं होते हैं। आज इस साइट में है तो 4 दिन के बाद वो किसी और जगह चले जाएंगे, 5 दिन के बाद किसी और जगह चले जाएंगे, तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला नहीं करा पाते हैं। तो हमारी टीम ट्राई करती है कि महीने 10 दिन 15 दिन कभी ना कभी हम उनको जा करके 10-15 दिन में एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि वो कम से कम लिखना और पढ़ना तो सीख जाए। जी। इतने बातचीत के बाद रायपुर तक ही है, तो आपकी टीम रायपुर से बाहर और कहीं अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में है? देखिए, फिर बात आती है कोविड की। कोविड में इतने कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड हुए थे कि लगभग हम लोगों ने पूरे इंडिया लेवल में काम किया था, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूट थे तो उस समय आपकी जो फ्लायर थे वो अलग अलग जगहों में जा रहे थे, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे थे अपडेट डालने से। तो उत्तराखंड हो गया, इलाहाबाद हो गया, और अहमदाबाद, भोपाल, साउथ में तेलंगाना, यहाँ तक कि हम लोगों ने सब लोगों ने काम किया। काम कैसे किया, लोगों तक हम लोगों ने वहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए। अगर मेरा सपोज कोई फ्रेंड चंडीगढ़ में है, उसके वहां के कॉन्टेक्ट से वहां से मुझे फोन आया है, तो मैं उसकी लिंक निकालूंगा कि क्या तेरा कोई फ्रेंड है वहां ये वर्क करेगा। तो लगभग एक दिन में 500 से 600 कॉल आती थी, एक दिन में 600 कॉल्स आती थी, रिकॉर्ड्स भी हमारे पास। और मैं एक टाइम आपको इंसिडेंट बताना चाहूंगा, लगभग मैं पूरे दिन वर्किंग में था, पूरे दिन, और घर से निकलो, घर में आओ तो पेरेंट्स है, पूरा हॉट वाटर से अपने आप को सैनिटाइज करना होता था, सैनिटाइज करना होता था, गाड़ी को, फोन को, हर चीज को सैनिटाइज करने के 1 घंटे के बाद हम घर में एंटर कर सकते थे। कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर रखना पड़ा था, पूरी किट पहननी होती थी, पूरी सेफ्टी लेनी होती थी, 3-3 2-2 मास्क लगाने होते थे, कैप लगाने होते थे, दिन में कभी 2 बार निकलना पड़ा, कभी 3 बार निकलना पड़ा, प्रोटेक्शन से जाना पड़ा था। तो लगभग बात थी सुबह 4 बजे की, मैं कॉल से बहुत ज्यादा थक गया था, तो मैंने एक नैप लेना सही समझा कि सेकंड डे वापस वर्किंग करनी है। मैं मात्र 1.5 घंटे सोया था, 5:30 बजे कंटिन्यू फोन आ रहे थे। मैंने जब उन फोन में बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें अर्जेंट में वेंटिलेटर चाहिए पेशेंट को। वो रायपुर में लगभग 4 घंटे से एम्बुलेंस में ले घूम रहे थे, और जिन्होंने कहा कि अब हमारे पास ऑक्सीजन भी लास्ट है। मैं 5:30 5:20 को उठा, उनको मैंने कोऑर्डिनेट किया, और अभनपुर के पास एक हॉस्पिटल में वहां पर अवेलेबल हुआ वेंटिलेटर। मैंने उनके परिजन को फोन किया और मैंने कहा अरेंजमेंट हो गया है। वो जाते जाते 10 मिनट के अंदर कॉल आया कि अब शायद वो पेशेंट नहीं रहे। तो उस समय ये दुख हुआ कि अगर काश मैं वो 1.5 घंटे नहीं सोता तो शायद मैं एक जन और बचा सकता था। दीपक जी, इतने समय से आप भी काम कर रहे हैं,
आप संगठन में किस किस तरह की चुनौतियों को देखे हैं, और आप अपने परिवार का बताइए, क्योंकि इन्होंने तो बताया कि फैमिली का सपोर्ट रहा, आपके परिवार में ऐसी स्थिति थी? कि मैं प्रॉपर गरियाबंद से हूँ। अब मैं अपनी फैमिली से दूर यहाँ हूँ रायपुर में। मैं भी कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहा हूँ समीर अंसानी जी के साथ। अब मैं उनके साथ उनके काम को देख के ही उनसे प्रेरित हुआ हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ इस टाइप का काम कर पा रहा हूँ। मुझे खुशी होती है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उनके साथ पुण्य कर रहा हूँ, एक लोगों की सेवा कर रहा हूँ या पशुओं की सेवा कर रहा हूँ। ये काम को देख के मेरे घर वाले लोग भी उनको खुशी होती है और वो भी हमें प्रेरित करते हैं कि ऐसे काम करते रहो। रही बात घर में इस टाइप की कंडीशन की, तो कोविड के समय एक टाइम ऐसा आया था जब मेरी फैमिली में उनको, मेरे भैया और मेरी दीदी, इनको भी कोविड हुआ था। अब उस टाइम उस सिचुएशन से मतलब निकलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन जिस टाइप का मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, उनको मैं समझाते गया कि नहीं, इस कंडीशन से आप निकल जाओगे बाहर, क्योंकि वो एक गांव है तो वहाँ ये चीज़ बहुत लोगों के मन पे कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट कर रहा था, जिससे उनका जो तबीयत था और भी बिगड़ते जा रहा था। तो उनको मैं धीरे धीरे समझाते गया कि नहीं, ये कुछ नॉर्मल चीज़ है, सब ठीक हो जाएगा। क्या एक मानसिकता बन जाती है, तो उससे उभारना भी जरूरी होता है। तो उस प्रकार से मैं, मेरी दीदी और जो भैया है जिनको कोविड हुआ था, वो धीरे धीरे से उन कोविड से बाहर निकले। जी, आपसे अगर कोई जुड़ना चाहे आपकी टीम से, तो क्या रास्ते होंगे? उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? कॉन्टेक्ट नंबर ऑलमोस्ट हर जगह स्प्रेड है, और सबसे मेन जरिया आज की डेट पे होता है सोशल मीडिया। अब आपने ये बात कही तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी टीम एक सेक्टर इस पे वर्क करती है कि आप रायपुर शहर की देखेंगे, कहीं ना कहीं सुंदरता पे हम लोग वर्क करते हैं। तो रायपुर शहर पूरा फ्लैक्स से ढका होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सारे लोग पूरे रायपुर में फ्लैक्स लगा के ढक देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा रायपुर सिटी फ्लैक्स सिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। तो हमारा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं फ्लैक्सों को हटा करके सही जगह लगाएं, जहां उसकी निश्चित जगह है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी से, हम एडवर्टाइजमेंट कंपनी से कांटेक्ट करके वहां लगाएं। तो हम सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं, हम जितना हो सके पेपर वेस्ट कम निकालें, जितना हो सके फ्लैक्स वेस्ट कम निकालें। तो हमारा सबसे मेन है सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपकी टीम का, पूरी ग्रैंड न्यूज़ टीम का पूरा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है, बस आप जैसे लोगों के थ्रू ही हम अपनी सेवाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज जो हमें देख रहे होंगे, हमें सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं हमसे कांटेक्ट करेंगे, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे कांटेक्ट नंबर के थ्रू हो, तो यहीं से हमारी चीजें आगे बढ़ती है, लोगों तक हम पहुंचते हैं, हम अपनी सेवाएं दे पाते हैं। नहीं, मानवता जीवन का सार, इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आपकी टीम का और क्या कुछ रोड मैप होने वाला है? किन किन चीजों को लेकर आप काम करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले अभी जो जैसे ही मानसून आया है, तो हमारी पहली प्रायोरिटी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वृक्षारोपण करें, और अगेन सिर्फ वृक्षारोपण ना करें, हम उसे पाल पोस करके बड़ा करें। जी। सेकंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हैं, तो ऐसी संस्थाएं हमारे पास आती हैं कि जिनको नक्शों की ज़रूरत होती है, चाहे वो नक्शे धार्मिक हो या सामाजिक हो। तो हमारी सेवा उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, हम किसी से चार्ज नहीं करते हैं। तो हमारा एक अगला आश्रम का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे डिस्क्लोज तो मैं फुली नहीं कर पाऊंगा। आश्रम का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है रायपुर में, अभी फुटिंग इसकी स्टार्ट हुई है और उसका आगाज हो चुका है, और अच्छी बात है कि आज ही उसकी शुरुआत हुई है उस काम की, और हम आपके पास आए हैं जी। तो अगला जो रहेगा विद इन ईयर 2 ईयर में, वो आश्रम आप सभी के समक्ष होगा, और शायद बहुत खुशकिस्मती है कि, और मैं चाहूंगा कि जैसे ही उसका आगाज हो तो हम वापस से ग्रैंड न्यूज में आकर हम बिल्कुल आपको बुलाएंगे सर। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट है जो फेंके नहीं हमें दें, वो है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि लोग बच्चों को पैदा करके छोड़ देते हैं। तो अगर आप लोग का साथ और आशीर्वाद रहा तो हम बहुत जल्दी उस पे भी अपनी वर्किंग कंप्लीट करेंगे, और हम छोटे छोटे जो बच्चे जिनका कोई नहीं होता, उनके हम बन के उनके पाल पोस करके उनको बड़ा करेंगे। जी, आपका ये जो विजन है शॉर्ट टर्म रहने वाले, लॉन्ग टर्म देखते हैं कैसा? देखिए, जब तक के सांसें हैं तब तक रहेगा जी। अब सांसों का तो कोई भरोसा नहीं है, आजकल परसों या 10 साल। तो मैं ऐसे किसी लॉन्ग टर्म में कभी किसी चीज की बात नहीं करता। जब तक सांसें रहेगी, अपने आखिरी दम तक के ये वर्किंग चलती रहेगी, और हम ऐसी चीजों को छोड़ करके जाएंगे कि हमारे बाद भी वो कंटिन्यू रहे, ना कि रुक जाए। हम ऐसे लीडर्स तैयार करेंगे इस फील्ड में
कि हमारे ना रहते हुए भी वो इस काम को हमसे बखूबी करें, जितना हम कर रहे हैं उससे ज्यादा करें, और हमारे रायपुर को स्वच्छ सुंदर बनाए। हमारे रायपुर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है अभी और प्रथम स्थान पर आने की। और अगर हम रायपुर को देखें तो देश हमारा है, दुनिया हमारी है। हम तो कहते भी हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो हम मानवता के लिए काम करते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। जी, रायपुर की बात कर रहे हैं, दीपक सिन्हा जी बैठे हैं, वो गरियाबंद से हैं। तो टीम का विस्तार आने वाले समय में होगा? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि इसका विस्तार हो और धीरे धीरे हो भी रहा है। जैसे कि दीपक गरियाबंद से है, हम गर्मी में प्याऊ घर बनाते हैं, जो भी चौक, प्रॉपर चौक हम सेलेक्ट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसके जो पहले और उसके पहले जो यहाँ कमिश्नर सर थे, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था कि आप हमें 10 रायपुर के ऐसे स्पॉट्स बताइए जहां हम वहाँ प्याऊ घर बना सकें। और हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जब हमारे काम की सराहना होती है और गवर्नमेंट या प्रशासन हमको इस काम के लिए चुनती है कि आप हमारे साथ इस काम को कीजिए या आप इस काम को कर सकते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो जैसे हमने यहाँ प्याऊ घर बनाया, वैसे ही दीपक ने सेम चीज गरियाबंद ने अप्लाई की, वहां गया और वहां उसने प्याऊ घर बनवाया। जैसे हम यहाँ पर क्लीनिंग अवेयरनेस करते हैं, सेम दीपक ने गरियाबंद में किया। तो दीपक ने गरियाबंद में अपनी एक टीम और रेडी कर ली है, जो कि जहाँ हमारा जो काम चलता है सिमिलर वहां पर भी काम चलता रहता है। कितने लोग हैं दीपक जी टीम में? लगभग अभी उस टीम में 10 लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल के ही हैं, और कुछ बड़े लोग भी हैं, बड़े भैया लोग भी हैं। वो सब जुड़ के वहाँ ब्लड डोनेशन या स्वच्छता हो, इन सभी चीजों पर काम कर रहे हैं। जी, जो लोग इस दिशा में काम करना चाहते हैं, और क्या है आजकल टांग खींचने वाले बहुत से लोग मिलते हैं, कोई अगर अच्छा काम करने जाए तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देंगे जो लोग करना चाहें या फिर आपसे जुड़ना चाहें, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, जो निंदक होता है, कबीरदास जी ने कहा, उसे आंगन में रखना चाहिए। तो टांग खींचने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको और ऊपर चढ़ने की ओर अग्रसर करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमारी गलती कहाँ है, हम गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भी मोस्ट वेलकम होता है, उनका भी कल्याण हो। हम तो भगवान से कहते हैं कि भगवान को सद्बुद्धि दे, लेकिन ऐसा आज तक मुझे तो कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है कि कोई टांग खींच रहा है या हमें कोई पीछे लेकर के जा रहा है या कोई हमारी मदद नहीं करना चाह रहा है। क्योंकि जब हम अच्छी सोच लेकर के आगे बढ़ते हैं ना, तो मनुष्य बाद में ऊपर वाले पहले हमारे साथ होता है, वो हमें खुद रास्ता दिखाता है, ऐसे व्यक्तियों से जुड़वाता है। तो आज तक मैं जब से इस फील्ड में हूँ, 2009 से 2024 तक का, आज तक के मुझे कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई है कि लोग टांग खींच रहे हैं या लोग बैकफुट कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक आपके चैनल से ये अनुरोध रहेगा शासन प्रशासन से कि जो सुविधाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए। जैसे हम एनिमल सेक्टर की बात करते हैं, तो एनिमल्स के लिए 24/7 कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना तो एम्बुलेंस उपलब्ध है और ना ही एनी टाइम डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। और जो डॉक्टर्स भी हैं वो क्वांटिटी में कम, और एनिमल्स के जो केसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। और हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि हम प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाकर उनका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा। आपको बता दूं कि एक जो छोटी प्रॉब्लम ह्यूमन की होती है, उससे ज्यादा ट्रीटमेंट का खर्चा जो होता है वो एक एनिमल का होता है। एनिमल को उसकी जगह से उठा करके शिफ्ट करना इसी टास्क नहीं होता है। अगर हमको किसी एनिमल काऊ का कोई दिक्कत आती है तो हम उससे पहले अपनी एक छोटी सी गाड़ी अरेंज करते हैं, छोटा आती है, हम उससे उस पर शिफ्ट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, फिर चढ़ाना। तो ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछली सरकार में इसकी घोषणा जरूर हुई थी, लेकिन वो पत्र तक के ही हो गई, वो धरातल पे आया नहीं वो वक्त। जी, मैं जो आप लोगों के साथ, चूंकि इस कार्यक्रम को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग आपसे जुड़ेंगे भी। दीपक जी क्या सुझाव देंगे उनके लिए? मेरा तो इस चैनल के माध्यम से उन लोगों को यही सुझाव रहेगा कि आप जरूरी नहीं कि आप दूर दूर जाके स्वच्छता अभियान स्टार्ट करें। पहले आप अपने आसपास ही देखिए, आप अपने आसपास देखेंगे वही गंदगी है। अगर आप दो घरों के बीच में एक सड़क है, आप सड़क के आधे तक का आप साफ कीजिए, सड़क के आधे तक का अगर वो साफ करेंगे, ऐसे ही करते करते वो पूरा एक कॉलोनी, अगर कॉलोनी है तो वो साफ होगा, धीरे से वो पूरा शहर साफ होगा, और फिर जितने भी अपने प्रदेश है, देश है, वो स्वच्छता की ओर अग्रसर होते जाएगा। जी, आप कह रहे हैं कि खुद पहले जागरूक होने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समीर जी और दीपक जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। मानवता जीवन का सार, ये कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग लोगों को आपके सामने लाने की, जो समाज की दिशा में
पर्यावरण, जीव जंतु, पशु पक्षी और पारिस्थितिकी को संतुलित रखने की दिशा में काम कर रहे हैं। आगे भी ऐसे ही मेहमानों से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।